सव्या वचन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में नई शिक्षा पॉलिसी का उद्घाटन हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये आते ही मार्केट में आते ही ये बहुत तरह की विवादों से घिर गया है। जैसे कि पीओके में विवादित क्षेत्र है, वैसे ही शिक्षा हमेशा एक विवादित क्षेत्र बन के रह चुका है। चाहे ये शिक्षा पुराने समय में नालंदा यूनिवर्सिटी से शुरू हो या आज के समय में विभिन्न यूनिवर्सिटी या स्कूलों या कॉलेजों की बात करें, तो हमेशा ये शिक्षा जो है एक विवादित क्षेत्र में बना रह गया है। तो आज जो भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति का उद्घाटन किया है, या ऐसा कहें कि नई शिक्षा नीति लागू करने की कोशिश की गई है, ये भी आते ही विवादित क्षेत्रों में जुड़ गया है और इसे भी बहुत तरीकों से, बहुत नजरियों से देखा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि शिक्षा नीति के समर्थन में है और कुछ लोग जो है इस शिक्षा नीति के विरोध में है। और विरोध में ही ऐसा वैसा विरोध नहीं, ये विरोध जो है #RejectNEP, ये जो हैशटैग है, ये ट्विटर में ट्रेंडिंग में नंबर 1 चल रहा है। तो दोस्तों, ये चाहे समर्थन हो या चाहे विरोध हो, इस समर्थन और विरोध के चक्कर में फंसता हमेशा एक ही आदमी है, वो है भारत का आम आदमी। आम आदमी में भी वो इंसान, वो शख्स जिसे हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। अपर क्लास हमेशा अपने पैसों की बदौलत वो अपनी सुविधाओं का बखूबी बहुत ही ध्यान रख सकता है, और जो लोअर वर्ग है, निचले स्तर के जो लोग हैं, वो लोगों को सरकारी सुविधा मिल जाती है। लेकिन फंसते हैं वो लोग जो कि मध्य स्तर के लोग हैं, यानी कि मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास लोगों में क्या समस्या है? इस एजुकेशन पॉलिसी आने पे इस समस्या का क्या समाधान होगा, या ये समस्या और बढ़ेगी? क्या मिडिल क्लास लोग इस समस्या का समाधान तो छोड़िए दूर की बात, क्या इस शिक्षा नीति का समर्थन करेंगे या विरोध? तो आइए हम जानते हैं ऐसी ही समस्याओं का, या इस एजुकेशन, या फिर ऐसा कहें कि इस एजुकेशन पॉलिसी का क्या वाकई में समर्थन किया जाना चाहिए या नहीं। जानते हैं हमारे बीच में रहने वाले एक आम आदमी से। ये आम आदमी वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है जो शिक्षा को हमेशा ज्यादा महत्व देते हैं, जो ये मानते हैं कि शिक्षा वो सीढ़ी है, शिक्षा वो तरकीब है, शिक्षा वो उन्नति का पथ है जो किसी भी सामान्य आदमी को आराम से और सकुशल अपनी कुशलता के बल पर आगे ले जा सकती है। हमारे बीच है जमशेदपुर से जुड़े हुए श्रीमान अजित कुमार ठाकुर जी। तो अजित कुमार ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सव्या वचन में। हम जानना चाहते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें आपके क्या विचार है? भाई, तो पहले हम सव्या वचन में जो मुझे बुलाया गया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपके जो जितना दर्शक है उसको मेरे तरफ से पढ़ना है। ठीक है, ये जो नया ये 34 ईयर के बाद आया है, ठीक है, ये सरकार का एक बहुत ही सराहना कदम है, क्योंकि शिक्षा का स्तर में गुणवत्तापूर्ण लाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और ये नया जमाने के हिसाब से ये शिक्षा पॉलिसी भारत में एक नया मोड़ लाएगा, जिसमें शिक्षा का स्तर तो ऊंचा होगा ही, साथ में यहाँ का बच्चे स्किल होंगे, उसमें कोई रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और इसमें रोजगार के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हिसाब से बहुत अच्छा है। और एक चीज़, ये शिक्षा पॉलिसी में बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या फायदा है? देखिए, इसमें शिक्षा में आजकल बहुत सारा खर्चा हो रहा है। प्राइवेट स्कूल जो है, ये एक अनलिमिटेड फीस लगता है, एक फीस का एक सरकार लिमिट बनाएगा, पहला चीज। दूसरा है कि बच्चे जैसे फॉरेन पढ़ने जाते हैं, 7,50,000 बच्चे हर साल फॉरेन पढ़ने के लिए जाते हैं इंडिया से। तो इसमें क्या होगा कि ये भी है कि ओल्ड का 50 मतलब ओल्ड का 50
टॉप यूनिवर्सिटी भारत में ब्रांच खोल सकेंगे। इसमें पढ़ने के लिए भी एक अच्छा अवसर मिलेगा। ये सब चीज़ है। और एक चीज़ क्या है कि बच्चे 6 क्लास से ही स्किल का दे दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसमें बच्चे वर्चुअली मतलब जो चीज़ पढ़ना है वो चीज़ अपना प्रैक्टिकल के साथ पढ़ सकेंगे और रटाया नहीं होगा। ये सब चीज़ मान के देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, और इसमें समाज में बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं ये शिक्षा पॉलिसी में। तो अजीत जी, जैसा कि आपने कहा है कि इस एजुकेशन पॉलिसी से काफी चेंजेस आने वाले हैं समाज में और हर एक व्यक्ति, या फिर ऐसा कहें कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लाइफ में। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये चेंजेस क्या क्या हैं और ये किस तरीके से हमारे जीवन में या फिर एक स्टूडेंट्स के जीवन में इसका इफेक्ट आएगा। पहला जैसे कि कुछ पूरा तो अभी सरकार नहीं दिया है, पर इसका कोई डेमो दिया है, डेमो टाइप में दिया है। तो इसमें पहला तो सबसे बढ़िया है कि GDP का 6% खर्चा करेगी सरकार शिक्षा में, पहले जबकि ये 4.5% था। ये एक हुआ। दूसरा चीज़ वो क्या कि अब हम लोग को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को बहुत सारे फीस देने पड़ते हैं। इसका लेवल एक तो मतलब ये होगा, सेटिंग होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे को 6 क्लास ही दिया जाएगा, इसमें बच्चे अच्छे से अच्छे स्किल होंगे। और तीसरा चीज़ क्या है, टीचर का डिपार्टमेंट। इसमें टीचर का भी अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, जिसमें बच्चे की गुणवत्तापूर्ण मार्किंग किया जाएगा कि बच्चा कितना किस लेवल का है, किस लेवल का। और दूसरा चीज़ क्या है, शिक्षा में और बहुत सारे चीज़ें, जैसे आप पढ़ाई करते करते बीच में छोड़ देते थे तो वो शिक्षा आपका बेकार हो जाता है। अब क्या है कि ये मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री सिस्टम है। इसमें क्या होगा कि आप जैसे ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, करने के बाद पहला साल किए और छोड़ दिए, तो इसमें आपको क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स होगा। दूसरा साल किए छोड़ दिए तो आपको डिप्लोमा वाला मिलेगा, तीसरा साल कर दिए तो आपको ग्रेजुएशन वाला मिलेगा, चौथा साल किए तो आपको डिग्री वाला मिलेगा। ये सिस्टम एक अच्छा है, क्योंकि आप बीच में छोड़ के 1 साल गैप किए तो पूरा शिक्षा आपका बर्बाद होने का बात है। लेकिन अब ये चीज नहीं होगा, ये एक सरकार का फायदा है। तो अजीत जी, अभी तक जितना हमने आपकी बातों को सुना या आपकी बातों पे हमने गौर किया, तो उसमें एक बात साफ आती है कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली या जो भी आम आदमी है, इनका समर्थन इस शिक्षा नीति को जा रहा है। तो मेरा पूछना ये है कि कोई भी चीज हो या कोई भी नीति हो, कोई भी पॉलिसी हो, या हम लोग लाइफ में अगर कोई भी स्टेप लेते हैं तो हर चीज का सोच विचार करते हैं। हर चीज का पॉजिटिव पॉइंट्स भी होता है, नेगेटिव पॉइंट्स भी होता है, प्लस भी होता है, कॉन्स भी होता है। तो अभी तक आपकी बातों से मुझे लगा कि इस शिक्षा नीति में आपने पॉजिटिव पॉइंट्स को उजागर किया है। क्या वाकई में इस शिक्षा नीति में कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है? और अगर है तो मैं चाहूंगा आप उस नेगेटिव पॉइंट्स को भी हमारे दर्शकों के सामने उठाएं और उनके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करें और अपना विचार व्यक्त करें। जो नेगेटिव पॉइंट दिखा रहे हैं वो नेगेटिव पॉइंट एक्चुअली है नहीं, वो एक्चुअली पॉजिटिव ही है। जैसे कि पहले इंग्लिश में शिक्षा दिया जाता था, ठीक है, तो वो इंग्लिश में दिया जाता था। अब उसमें क्या है कि इंग्लिश पहले थोड़ा कुछ लोअर क्लास को हार्ड लगता था, अब उसमें क्या है कि क्षेत्रीय भाषा में दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश रहेगा ही, ये नहीं कि इंग्लिश को बिल्कुल हटा दिया गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसमें छोटे क्लास को इंग्लिश समझने में अच्छा, इंग्लिश से बढ़िया क्षेत्रीय भाषा में समझने में अच्छा लगेगा दूर दराज वाले क्षेत्रों को। और जो स्कूल है कि कुछ स्कूल है जो अपना इंग्लिश में शिक्षा देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। तो ये एक इंग्लिश भी एक पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव थिंग नहीं है। दूसरा चीज है शिक्षा का सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इसको आदमी नेगेटिव में ले रहा है, तो एक्चुअली ये भी नेगेटिव है नहीं, क्योंकि शिक्षा का स्तर एक जैसा हो जाएगा। पहले क्या था कि अलग अलग बोर्ड, अलग अलग स्टेट बोर्ड अलग अलग तरह से पढ़ाते थे, अलग अलग ये करते थे, लेकिन अब से वो सब चीज नहीं होगा, एक जैसा शिक्षा होगा सबको, उसमें कंपटीशन लेवल भी अच्छा होगा और पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा होगा उसमें। और तीसरा एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि ये चाइल्ड लेबर होगा। 6 क्लास में जैसे आपको स्किल का शिक्षा दिया जाएगा, तो उसमें आदमी सोच रहे हैं कि ये एक चाइल्ड लेबर है, इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चाइल्ड लेबर नहीं है, ये कम उम्र में ही उसका स्किल सीखने के लिए मिलेगा उसको। जैसे इसके पहले गांधी जी भी स्टार्ट किए थे कि आपका ये बुनियादी शिक्षा
बुनियादी शिक्षा का स्तर ही वैसा था। गांधी जी को बुनियादी शिक्षा में छोटे से पढ़ाई के साथ ही उसको स्किल का शिक्षा दिया जा रहा है बुनियादी शिक्षा में। भले आज वो स्कूल बहुत सारे बंद हो चुके हैं, पर सरकार का ये विजन है कि इसको जल्दी ही स्टार्ट किया जाए बुनियादी शिक्षा को। इसमें समाज का स्तर सुधरेगा और आदमी उसका स्किल्ड होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आपने जो विचार इस शिक्षा नीति के संबंध में हमारे साथ साझा किया है। मुझे आशा है कि ये विचार हमारे दर्शक जब सुनेंगे वे अपने लिए एक पॉजिटिव वे आउट इस शिक्षा नीति के ऊपर लाएंगे। लेकिन मेरा जो मेन कहना है इस संबंध में वो ये है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये शिक्षा नीति जैसे ही मार्केट में आती है, जैसे ही हमारे सामने इसको पेश किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वैसे ही रिजेक्ट एनईपी बोल के एक हैशटैग जो है वो यूट्यूब में बहुत जोर शोर से ट्रेंडिंग हो जा रहा है और इवन हो भी रहा है। और इसके विरोध में काफी लोग आ भी रहे हैं, काफी लोग इसको विरोध भी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग आते कहाँ से हैं। क्या ये लोग चीज को समझते नहीं है या फिर समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन मैं आपको या फिर आपसे मैं उन चीजों के बारे में विचार करना चाहूंगा, उन चीजों मैं चाहता हूं कि आप उन चीजों के बारे में विचार करें कि जिस कारण से या फिर जो कारण से इस शिक्षा नीति का विरोध किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप उन विचारों के ऊपर एक बार अपनी राय दें। तो सबसे पहला जो विचार या फिर ऐसा कहें कि सबसे पहले पॉइंट पे अगर विचार करें तो वो सबसे पहला पॉइंट है इंटर्नशिप। जी, इंटर्नशिप जैसे कि आपने कहा कि क्लास कक्षा 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए उनके रुचि अनुसार वो अगर चाहे तो अपना प्रैक्टिकल सेशन या फिर ऐसा कहें कि अपना क्लास को साल में कुछ दिनों के लिए वे उसको इंटर्नशिप में ला सकते हैं। स्कूल उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएगी उनके चहीते सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रिक सामानों के प्रति रुचि रखता हो तो वो चाहे तो इलेक्ट्रिशियन में इंटर्नशिप अपना कर सकता है। अगर कोई कंप्यूटर में रुचि रखता है तो वो कंप्यूटर पे ऊपर या कंप्यूटर साइंस के ऊपर इंटर्नशिप कर सकता है। तो ऐसे केस में जब वो किसी छोटी मोटी कंपनी के साथ अपना इंटर्नशिप करेगा, इस चीज को लोग बाल मजदूरी की तरह देख रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये इंटर्नशिप का मामला जो है या फिर कोई भी बच्चा इंटर्नशिप कब करता है, ये बेसिकली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखी जाती है या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में देखी जाती है या फिर मेडिकल कोर्सेज में, कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है अपनी लाइफ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि हम लोग पहला पड़ाव जो हम लोग ग्रेजुएट करते हैं, तो वो पहला पड़ाव खत्म करने के बाद वो कुछ समय के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए वो किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप करता है। उसके साथ मिलकर जो भी वो पढ़ा है उसको वहां पर वो काम करता है, काम सीखता है, जो कि उसे आगे तरक्की की ओर ले जाता है। तो इस केस में जो भी क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को इस इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है और इसे लोग बाल मजदूरी के नाम से इसको विरोध में ला रहे हैं, तो इसमें आपका क्या विचार है? बोला जा रहा है ये बाल श्रम मेरे विचार से है ही नहीं, क्योंकि ये चीज क्या है कि बच्चे वर्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। वो चीज क्या है कि किताबी नॉलेज से बाहर का भी कुछ नॉलेज लेंगे, स्किल्ड होंगे। इसमें जहाँ तक बोला जा रहा है कि आप एक बात बोले कि दुकान में हो या फैक्ट्री में हो, कहीं भी जाए, तो दुकान फैक्ट्री तो नहीं, उसके लिए स्कूल में ही उसको शिक्षा के लिए ये दिया जाएगा, बनाया जाएगा, स्कूल में ही उसका टीचर प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक चीज है, बच्चा जैसे बड़े होकर ये सब सीखते थे, तो बच्चे क्या है छोटे से ही सीखेंगे तो उसमें और ज्यादा अच्छा स्किल वाले बन सकते हैं। क्योंकि जो बड़ा होकर जाके सीखता है तो उससे बढ़िया कि छोटे से ही यदि उस चीज का ज्ञान हो जाए उसको, तो और अच्छा से सीख सकता है। उसमें ये बाल मजदूरी तो है ही नहीं। काम सीखना जहाँ तक की बात है वो कोई भी उम्र में सीखने को स्टार्ट किया जा सकता है। भले हाँ, काम करना हो सके आपको 14 साल के बाद ही करना चाहिए। 14 साल से कम उम्र तो एक बाल श्रम माना गया है, पर हाँ उसके पहले काम सीखना तो कोई बुरा चीज है नहीं। इसमें ये एक प्लस पॉइंट ही है।
मेरे विचार से इतना तक है, ये सब सही ही है, क्योंकि ये काम करके सीखना ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें काम के साथ सीखना, इसमें बच्चे का क्या होगा कि वर्चुअलिटी पढ़ पाएंगे। वर्चुअलिटी मतलब ये हकीकत चीज देखेंगे और पढ़ेंगे। इसमें पढ़ाई में भी इन लोग को अच्छा मन लगेगा और ये पढ़ाई में भी इन लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसमें ये चीज इंटर्नशिप है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसको जहां तक आदमी नेगेटिव बोला जा रहा है, और ये नेगेटिव चीज है ही नहीं, नेगेटिव हो सकता है। और एक चीज है कि बच्चे को पहले से ही उसके अपने हिसाब से मतलब अपना स्किल चुनने का मौका मिलेगा। उसमें क्या होगा कि वो कम समय में ही अपना स्किल स्टार्ट करेगा, तो आगे जाके वो स्किल में बहुत ज्यादा पारदर्शिता आ सकता है उसका अंदर में। और उसमें एक चीज है कि किस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, काम होता है, किस चीज में मुझे ज्यादा नॉलेज है। वो एक चीज है कि इंटर्नशिप आप 6 क्लास में जो चीज ले रहे हैं, शायद वो बीच में जाके आपका 12th में जाके चेंज भी कर सकते हैं आप। ये नहीं कि आप 6 में जो इंटर्नशिप लिए इसी इंटर्नशिप में जाना है। तो 6 में जहां आप इंटर्नशिप में एंट्री किए, उस समय आपको इंटर्नशिप का सारा नॉलेज आ जाएगा। तब 12th में जाके आपको अपना चुनने में और बेहतर होगा। या तो आप जो लिए हैं वो आपको बेहतर लगता है तो आप उसमें ले सकते हैं, या तो उस समय एक बेहतर चूज कर सकते हैं। ऐसे अभी देखा जाए जनरली तो 12th में जाके बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि हम कौन सा ले, क्या करें क्या ना करें। थोड़ा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पहली बार इंटर्नशिप में जाता है इसलिए। और ये छोटा से ही किया हो रहेगा, उसमें शायद उसका और ज्यादा सहूलियत मिलेगा। अजीत जी, इसी के साथ जो सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा आ रहा है इस एनईपी या इस शिक्षा नीति के विरोध में, वो ये है कि भाषा, लैंग्वेज। हम सभी जानते हैं कि पहले हमारी शिक्षा नीति थी 10+2 लेवल की, पर अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये स्ट्रक्चर जो है वो बदल के 5+3+3+4 के फॉर्मेट में लाया गया है। इसमें ये पहला जो 5 स्टेज है ये फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है, और इसमें आपका प्री प्राइमरी का 3 सेक्शन, साथ 3 क्लासेस और साथ में क्लास 1 और क्लास 2 को जोड़ा गया है। तो इस 5 साल के दौरान जो बेसिक फाउंडेशन बेस होता है उसमें जो है कहा गया है कि रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, यहाँ तक कि हिंदी और संस्कृत लैंग्वेजेस को भी महत्व दिया जाएगा। इंग्लिश का प्रभाव कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में या इस फाउंडेशन क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कम हो रहा है। तो ऐसे में जहाँ पर लोगों को लग रहा है कि अंग्रेजी का प्रभाव जो है इस फाउंडेशन में, जहाँ सबसे ज़्यादा सीखने की क्षमता एक बच्चे में होती है या किसी भी भाषा को ग्रास्प करने की क्षमता जो एक बच्चे में होती है, वहाँ पर इस अंग्रेजी भाषा को हटा के इसके बदले लोकल या रीजनल लैंग्वेज को जो लाया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस बच्चे को आगे जाके भविष्य में दिक्कत हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। और यही लेके वो लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि भविष्य में कोई भी बच्चा या कोई भी शख्स, जब आप या मैं, कोई भी हम लोग जो जॉब कर रहे हैं या फिर सामने जाके जॉब करेंगे, या जो लोग जॉब करना चाहते हैं, तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कोई भी ऑफिशियल वर्ल्ड हो, यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज उसको अंग्रेजी को ही माना जा रहा है। तो ऐसे में किसी बच्चे का फाउंडेशन में या जो कहते हैं जड़ अवस्था में अगर उसकी अंग्रेजी की जड़ उतनी मजबूत नहीं होती है, तो क्या ये भाषा का चुनाव जो है कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा कर सकता है? क्या लगता है आपको? विचार से ये मानना है कि ये एक हिसाब से दूर नहीं हट रहा है। ये तो है अपना कोर्स का अंदर में, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज इसीलिए लगाया गया क्योंकि बच्चे को जैसे आफ्टर 3 to 5 years अपना लैंग्वेज में पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। तो दूसरा लैंग्वेज यदि दिया जाए उसको, तो शायद उसको समझने में या तो उसको कैच करने में देर लगता है। तो इसमें अपना रीजनल लैंग्वेज में होगा तो अपना जो बेसिक शिक्षा है और बेसिक शिक्षा अच्छा से समझ पाएंगे। और एक चीज अंग्रेजी का जहाँ बात है, ये एक मतलब कनेक्टिंग का जरिया है, इसमें एक भाषा है।
तो रीजनल लैंग्वेज जैसे एक भाषा है वैसे अंग्रेजी भी एक भाषा है। उसमें एक दूसरे को अपना प्रकट करने के लिए, अपना विचार प्रकट करने के लिए एक भाषा है। तो इसमें भाषा में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक जैसे कि पहले संस्कृत भी था, हिंदी भी था, अंग्रेजी भी था, तो सब भाषा एक दूसरे से कनेक्टिंग वाला है। आप कोई भाषा में शिक्षा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अंग्रेजी जहाँ तक है उसको हटाया नहीं जा रहा है, वो एक ऑप्शनल है। आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी अच्छा है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। हिंदी आपको अच्छा लगता है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जो भी भाषा हो, ठीक है। तो ये आपको पूरा ही अपना क्षेत्रीय भाषा में नहीं हो रहा है। आपको पढ़ना है 8th क्लास तक, आप अंग्रेजी में या तो क्षेत्रीय भाषा दोनों में से पढ़ सकते हैं। उसके बाद तो आपका अंग्रेजी है ही है। तो इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। पर अब देखिए क्या होता है। रीजनल भाषा हम लोग का इम्पोर्टेंस खो रहे हैं, ये बात तो सही है। पर इसमें शिक्षा का स्तर लोअर स्तर में, फाउंडेशन स्टेज में देना जहाँ तक ये सही ही है, क्योंकि वो सब भाषा जो चीज है वो खोएगा नहीं, पहला चीज। और अंग्रेजी जो चीज है इसका तो एक अलग ही मायने रखता है, ये तो नहीं खोएगा, ये तो रहेगा ही आपका। आप कितनों की चीज, जैसे कि आप एक चीज उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं आपको कि आप रूरल क्षेत्र में जाइए, वहाँ का आदमी अपना लोकल लैंग्वेज छोड़ के दूसरा लैंग्वेज समझता नहीं है, बोल भी नहीं पाता है। उसको यदि अंग्रेजी में थोपा जाए तो वो ऐसी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको फाउंडेशन स्टेज को मजबूत करने के लिए आपको तो रीजनल लैंग्वेज लेना ही पड़ेगा पहला चीज। क्योंकि अंग्रेजी को अब जैसे देखा जाए 1 क्लास में ही स्टार्ट होता था, 1 क्लास में अंग्रेजी लिया जाता था। जबकि रूरल एरिया का आदमी, बच्चा वो चीज़ को समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसमें उन लोगों को समझने में दिक्कत आता था। और वो चीज़ यदि रीजनल लैंग्वेज में दिया जाए तो वो चीज़ उसको समझने में सहूलियत होगा और पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। और जहाँ तक टाउन का बात है, वो तो आप समझते हैं कि वो तो जल्दी ही इंग्लिश समझ जाते हैं बच्चा, वो चीज़ है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि विदेशों में देखा जाए तो अपना लोकल लैंग्वेज में ही ज़्यादातर शिक्षा दिया जाता है। जैसे अमेरिका, चाइना, जापान, यहाँ तक कि देखा जाए कि वो लोग अमेरिका का रीजनल लैंग्वेज जैसे आपका अंग्रेजी है तो वो अंग्रेजी की ही शिक्षा देता है। जापान में जाइए तो वहाँ भी देखिए तो पहले अपना रीजनल लैंग्वेज को भी देता है। चाइना में देखा जाए तो चाइना में भी अपना रीजनल लैंग्वेज ही ज़्यादातर दिया जाता है, कि इसीलिए वहाँ का आदमी पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छा होता है, अपना रीजनल लैंग्वेज में समझ पाते हैं। और इंडिया में टाउन वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि रूरल वाला में देखा जाए तो रूरल वाला में रीजनल लैंग्वेज नहीं होने के कारण शिक्षा से बहुत सारे बच्चे फिसल जाते हैं। इसलिए ये एक सही है मेरे विचार से। जी, जिस तरीके से आपने भाषा के चयन और उसकी प्रमुखता के बारे में बात की है, मैं भी 2 तथ्यों को इसमें ऐड करना चाहूंगा कि यूनेस्को के रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 250 भाषाएं भारत में ऐसी हैं जो कि पिछले 50 सालों में लुप्त हो चुकी है और आने वाले सालों में तकरीबन 197 भाषाएं ऐसी हैं जो कि लुप्त होने के कगार में खड़ी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत, जो कि विविधता में एकताओं का देश है, ऐसे केस में हमें अपने रीजनल लैंग्वेज, अपने लोकल लैंग्वेज और भारत के अन्य भाषाओं को प्रमुखता देना बहुत आवश्यक है। तीसरा और बहुत ही मुख्य कारण जो कि माना जा रहा है इस विरोध के लिए, वो ये है कि ये जो मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री वाला सिस्टम लाया गया है हायर एजुकेशन में, ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो हायर एजुकेशन लेवल का सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इसकी समानता या कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। तो ऐसे केसेस में बाहर के जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो भारत में भी अपनी कैंपस खोले। उनके लिए कुछ आवश्यक रूल्स और रेगुलेशंस भी लाए जाएंगे, लेकिन ऐसे केस में जो बाहर के वर्ल्ड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनको जो भारत में आके कैंपस खोलने का मौका दिया जाएगा या उनको जो स्वागत किया जाएगा, ये भारत के बच्चों के लिए एक वाकई ही देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट है। उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट पे खड़े होने पर हम लोग जो देख रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस जो इतनी अधिक है,
जहाँ पर अगर चाहे तो कोई आम आदमी या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ने के लिए या तो उनको लोन लेना पड़ता है या फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जब बाहर के यूनिवर्सिटीज का कैंपस इंडिया में सेटअप हो जाएगा तो क्या इस फीस की मात्रा में महंगाई नहीं आ जाएगी? क्या ये फीस इतना महंगा नहीं हो जाएगा? कहता है देखा जाए तो शायद जो लोन से आज बच्चे पढ़ पा रहे थे, थोड़े मिडिल क्लास के बच्चे, कहीं ऐसा ना हो कि वो पढ़ ही ना पाए। क्या लगता है इस महंगाई के बारे में आपको? जैसे कि आपका क्वेश्चन 2 है, पहला पॉइंट बता रहे हैं जैसे मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री, तो ये भी हमारे देश का शिक्षा में एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि कोई जैसे रूरल एरिया के लड़के हो या कोई भी लड़के हो गरीब है, हमारे देश में अधिकतर गरीबी है, तो गरीब वाला बच्चा स्टूडेंट जैसे कि आपका 1 ईयर पढ़ा, उसके बाद पैसा की तंगी से नहीं पढ़ पाया, छोड़ दिया, तो क्या होता था सारा पढ़ाई उसका बर्बाद। दूसरा साल पढ़ा, तीसरा साल नहीं पढ़ पाया, छोड़ दिया, तो वो भी बर्बाद हो जाता है। इसमें मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री वाला सिस्टम एक बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि 1 साल पढ़ के छोड़ेगा, पैसा का तंगी रहेगा, हो सके उसका पैसा आ जाए तो फिर दूसरा पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। और उसमें एक बार बीच में छोड़ दिया मतलब पूरा ही उसका पढ़ाई कोर्स गया। बात समझ रहे हैं? तो इसमें एक देखा जाए शिक्षा में बहुत ही अच्छा कदम है। 2 साल पढ़ा, 2 साल का डिग्री लिया, अब उसको पढ़ने का पैसा का कमी है, वो कहीं जाके काम करे, पैसा कमाए, फिर दोबारा पढ़ना चाहे तो फिर वो एंट्री ले सकता है। तो ये एक अच्छा कदम है। जहाँ आपका दूसरा बात रहा कि फॉरेनर यूनिवर्सिटी, देखा जाए आजकल की इंडिया का लड़का क्या फॉरेन पढ़ने नहीं जाते हैं। अब भी पर ईयर देखा जाए 7,50,000 बच्चे फॉरेन पढ़ने जाते हैं इंडिया से। तो वो चीज यदि इंडिया में ही उन लोग को अवेलेबल हो जाए, विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए यदि उसको अपना देश में ही ब्रांचेज खोले विदेश वाले यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर ही यदि उसको मिल जाए तो शायद उस सब लड़का को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, पहला चीज। और विदेश में पढ़ाई पढ़ना वो तो महंगा है ही है, जबकि अपना देश में पढ़ना, भले यूनिवर्सिटी का ब्रांच यहाँ हो मगर कुछ शर्त के साथ रहेगा तो जरूर उसमें कुछ न कुछ सरकार भी आपका योगदान देगी, कुछ न कुछ ये करेगी, डिस्काउंट देगी, ये सब चीज़ है। तो इसमें महंगा नहीं होगा। हमको तो जहाँ तक उम्मीद है कि ये शिक्षा सस्ता होगा। और एक चीज़ है कि ओल्ड क्लास लेवल का शिक्षा इंडियन स्टूडेंट को मिलेगा। मध्यम वर्गीय फैमिली विदेश में जाके अपना बच्चा को नहीं पढ़ा सकता है, पर यदि इंडिया में ही उसका ब्रांचेज हो तो शायद वो कुछ सहूलियत मिलेगा और देश में पढ़ा सकता है बच्चा को अच्छे नामी गिलानी यूनिवर्सिटी में। एक चीज है, सरकार को उसमें और एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे का अब तो स्कॉलरशिप है, पर वो स्कॉलरशिप में और थोड़ा अच्छा इम्प्रूव करना पड़ेगा बच्चा को। उसमें बच्चा को वित्तीय सहायता देना है, और वित्तीय सहायता मिलेगा तो शायद बच्चा को थोड़ा इजी लगे पढ़ने में। मेरा विचार ये है। अजीत जी, आपने जो भी अभी अभी अपने विचार यहाँ प्रकट किए हैं वो सारे के सारे विचार बहुत सराहनीय हैं। और एक चीज ये भी देखा जाता है कि जैसे कहा जाता है कि नासा में काम करने वाले लगभग 23% साइंटिस्ट जो है वो भारत के हैं। वर्ल्ड में देखा जाए तो लगभग 40% डॉक्टर्स जो है वहाँ काम कर रहे हैं वो भारत के हैं। तो ऐसे में अगर भारत के लोग जो है, भारत के बच्चे जो है या फिर यहाँ के अभिभावक जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए अपने बच्चों को पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे केस में अगर एक चीज, एक पॉजिटिव पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे केस में अगर वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज, टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी कैंपस भारत में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो भारत के बच्चे हैं उनको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भारत से ही मिल सकती है। और ये ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है कि नौकरी ना मिलने के कारण या फिर कोई बच्चे वहां पर पढ़ने गए, वहीं पर उनको कोई अच्छी प्लेसमेंट मिल गई और वो वहीं सेटल हो गए, तो ये ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है ये काफी हद तक कम हो सकती है। अब देखा जा रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं हर जगह पर कहीं एक आम आदमी की नजरिए से अगर देखें, मतलब मैं आम आदमी और मिडिल क्लास वर्ग को भी एक कर दे रहा हूँ, तो एक आम आदमी की नजरिए से अगर देखें तो इस शिक्षा नीति में हर तरह से हर पॉइंट को अगर सही तरीके से संरक्षण किया जाए
तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट में ही आ रहे हैं। कहीं ना कहीं घूम फिर के हो, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, ये इनके तार जो है वो पॉजिटिव पॉइंट में ही जुड़ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? मेरा सवाल डायरेक्टली आपसे है कि अगर सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, आम आदमी अपने बच्चे के लिए जो एक सही भविष्य की कल्पना करता है शिक्षा के द्वारा, और वो सभी भविष्य को सक्सेसफुली ये शिक्षा नीति जो है अगर उसको कंप्लीट करने में सक्षम है, तो ये शिक्षा नीति का विरोध क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि आम आदमी इसमें विरोध तो नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे है, मैं भी बहुत सारे आदमी से बातचीत कर चुका हूँ, तो सबको इसमें पॉजिटिव ही बोल रहे हैं। पर मुझे देखा जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल हो या तो कुछ ऐसा हो, ये सब चीज़ में थोड़ा बहुत विरोध आ रहा है। तो मेरे विचार से है कि ये सब नहीं करना चाहिए और हमको नया शिक्षा पॉलिसी को अच्छा से अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का, देश का दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। हमें इसे पूरा हर्ष के साथ स्वागत करना चाहिए और इसमें अपना योगदान जितना हो सके अपना देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत जी। आप हमारे इस सभ्य वचन में आए और अपना बहुमूल्य वचन से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे आशा है कि आपके इस विचारों को सुनने के बाद हमारे दर्शक इस एनईपी के बारे में उनको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। जो लोग इस चीज़ को विरोध कर रहे थे या फिर जिन लोगों को इस चीज़ समझ नहीं हो पा रही थी, उनमें भी कुछ हद तक इसकी समझ बन गई होगी। और मुझे आशा है कि हमारे दर्शक जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस एनईपी का सहर्ष स्वागत करेंगे और इसको अपना समर्थन देंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को दो बातें कहें। देखिए, आप जो मुझे इस चैनल में बुलाए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके दर्शक को बस यही कहना चाहूँगा मेरे की ओर से कि आप लोग बेकार की फिजूल बातों में ध्यान मत दें और सरकार का पॉलिसी को अच्छा से समझें और उस चीज़ में सपोर्ट करें। बस। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो जो कि शिक्षा नीति 2020 या फिर ऐसा कहें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बनाई गई है, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। इस शिक्षा नीति के संबंधित और भी वीडियोस या और भी जानकारी जो है हम धीरे धीरे हमारे चैनल में हमारे दर्शकों को जरूर देंगे। उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सभ्य वचन। धन्यवाद। सो गाइज, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें बताइए कमेंट करके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। फेसबुक में फॉलो करने के लिए क्लिक कीजिए facebook.com/savyavachan.sv एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए क्लिक कीजिए instagram.com/savyavachan। तो गाइज़, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।